सेविंग्स के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं? इनकम। सेविंग्स कैसे असरअंदाज होते हैं? इनकम। इंसान की डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज्यादा होगी वो इवेंचुअली उतना ही सेव करेगा, क्योंकि एक हद तक ही वो कंज्यूम करेगा ना, क्योंकि वक्त के साथ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरती है। और वक्त के साथ कह रहा हूं इनकम लेवल के साथ साथ जितना इनकम लेवल बढ़ता है, तो इनकम लेवल बढ़ते बढ़ते कंजम्पशन आप एक हद तक ही अपनी बढ़ा सकते हो, फिर वो कंजम्पशन का रेट ऑफ कंजम्पशन आपका फॉल होता रहता है। आपकी इंक्रीज इन कंजम्पशन इतनी ज्यादा तेजी से नहीं होती जितनी ज्यादा अगर आपकी इनकम बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। और जब कंजम्पशन थोड़ी स्लो डाउन हो रही है तो उसका मतलब सेविंग्स बढ़ रही है फिर, क्योंकि जो पैसा आ रहा है कमाते जा रहे हो वक्त के साथ साथ ज्यादा, वो क्या हो रहा है? अगर कंज्यूम नहीं करे तो सेव ही हो रहा होगा। तो जितनी ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम उतना ज्यादा चांसेस ऑफ सेविंग्स। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस है इसका सेविंग्स के ऊपर। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा लोग उतना सेव करना चाहेंगे, जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा लोग कहेंगे यार रिटर्न नहीं मिल रहा, अच्छा इससे तो मैं कहीं स्पेंड ही कर लूँ, अपने जो खर्चे करवाने थे करवा लूँ। टैक्स ऑन द इनकम फ्रॉम सेविंग, अगर जो आप सेविंग्स कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स अगर कम है तो आप सेविंग्स करना चाहोगे। क्या टैक्स रेट कम है अभी तो सेविंग्स के ऊपर मुझे इनकम जो मिलेगी उस पर टैक्स भी नहीं देना इतना। लेकिन अगर टैक्स बहुत हाई है सेविंग्स के ऊपर तो भाई बहुत अच्छी आपको सेविंग प्लान मिल गया, देखो आप इतना परसेंट जो है ना सेव करके इतना परसेंट पर ईयर आपको जो है ना तकरीबन हम 20% रिटर्न देंगे। अच्छा जी, कैसे? आप 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करोगे, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 20% रिटर्न, तो जो कि तकरीबन बन जाएगा 2 मिलियन। ओके, तो आप एक साल बाद 12 मिलियन, 10 मिलियन को 12 मिलियन में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये मेरी 2 मिलियन क्या है? ये 2 मिलियन इनकम है। मुझे डिस्पोजेबल इनकम भी बता दो जरा टैक्स काटने के बाद, तो पता चले इसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा है, 30% टैक्स है। तो 30% अगर टैक्स हो गया तो 6 लाख टैक्स काटो, 6 लाख टैक्स काटोगे तो बनी 1.4 मिलियन। जो 1.4 मिलियन आप मुझे 1 करोड़ के बदले ऑफर कर रहे हो तो ये तो 14% बना रिटर्न। इससे अच्छा रिटर्न तो मैं अभी कमा रहा हूँ 16%, मेरा कहीं और जो है ना लगा हुआ है पैसा, तो उससे 16% मैं एनुअल बना सकता हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये देखें कि वहाँ से रिटर्न क्या मिल रहा है, रिटर्न नहीं, रिटर्न में से टैक्स माइनस करने के बाद डिस्पोजेबल इनकम क्या बच रही है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। तो डिस्पोजेबल इनकम अगर ज़्यादा बच रही है मतलब टैक्स रेट्स कम है, टैक्स रेट्स कम हो रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बच रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब लोग सेव करेंगे। लेकिन अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, सेविंग्स की जो भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट ज़्यादा है, तो लोग कहेंगे सेव करने का क्या फ़ायदा है, टैक्स में ही कट जाएगा इतना सारा। ये इन्फ्लुएंसेस बहरहाल पढ़ लेना, बहुत ऊपर ऊपर से अब कोई फायदा नहीं है। अब मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है ना ये देख लो, जैसे जैसे आपके इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं, 1000 से 2000 हुए, 3000 हुए, 4000 हुए, 5000 हुए, तो ये तो पिछली मिसाल को ही कंटिन्यू किया है कि कंजम्पशन आपकी 1000 की इनकम पे 1100 की कंजम्पशन, 1100 की कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? सेविंग्स माइनस में। तो शुरू में सबसे पहले सेविंग्स तो माइनस में, जब 2000 की इनकम थी डिस्पोजेबल इनकम और 1600 आप स्पेंड कर रहे, कंज्यूम कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे, तो 400 बच रहे थे। 3000 की इनकम हुई तो 2000 स्पेंड कर रहे हो, 1000 बच रहे हैं, 4000 की, तो देख रहे हो सेविंग्स बढ़ती जा रही है। सिर्फ सेविंग्स यहाँ नहीं बढ़ी, रेट ऑफ सेविंग भी बढ़ रहा है। पहले रेट ऑफ सेविंग -0.1 से स्टार्ट हुआ, फिर 0.2 पे चला गया। किसको किससे डिवाइड किया? सेविंग्स को डिवाइड किया मैंने डिस्पोजेबल इनकम से। तो एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, प्रॉस्पेरिटी नहीं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपकी प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ी है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरती जाती है। ठीक है, सो स्टार्ट हुए -0.1 से और वक्त के साथ साथ आपकी सेविंग्स बढ़ती जा रही है। क्लियर है? वक्त के साथ साथ नहीं, मतलब इनकम के साथ साथ, जैसे इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं आपकी सेविंग्स बढ़ती जा रही है। थर्ड आ जाता है बोरिंग। बोरिंग का मतलब बोरिंग का मतलब है आपका, देखो एक तरफ बंदा है जिसके पास इनकम एक्सीड कर रही है उसकी स्पेंडिंग से, तो वो सेव करेगा। दूसरी तरफ बंदा है जिसके खर्चे एक्सीड कर रहे हैं इनकम से, तो बोरो करेगा। क्लियर है बात? जब इतनी क्लियर है तो नीचे क्लियर ही हो जाएगा सब। एक एग्जांपल ले लो बस छोटी सी। कंसिडर फैमिली फेसिंग मेडिकल बिल्स बियॉन्ड देयर मीन्स। अब मोमेंटरीली क्या उनके सर पे मेडिकल बिल्स ऐसे आ गए, कोई भी खुदा न खास्ता आसानियाँ हो सकता है किसी का भी, कोई घर के अंदर कोई केस हो गया, कोई भी कोई इंजरी हो गई या कोई बड़ा डिजीज़ जो है ना किसी का खुदा न खास्ता सामने आता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बड़े पैसे जो आपकी रेगुलर इनकम से कवर अप नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करोगे? उसको यू टेक लोन, आप कहीं ना कहीं से कोई उधार वो करोगे, तो वो हेल्थ केयर कॉस्ट आप उससे पे ऑफ करोगे। वरना अगर लोन नहीं ली तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर गिर सकता है, मतलब घर बेचना पड़ सकता है, गाड़ी बेचनी पड़ सकती है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, पहली बात तो अगर घर और गाड़ी हो
तो अगर घर और गाड़ी है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहते हुए आप खर्चे भी निकालना चाह रहे हो तो फिर आपको लोन लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ली तो आपने कोई आपके कोई वेल्थ में से कोई चीज़ बिकेगी, कोई एसेट्स वगैरह बिकेंगे आपके, ठीक है। बहरहाल तो एसेट्स वगैरह नहीं बेचने पड़े, लोन ले ली कि भाई हम चंद महीनों में उतार देंगे, सही है, बिकॉज अभी आपके सर पे खर्चे क्या आ गए, आपकी डिस्पोजेबल इनकम से ज्यादा खर्चे सर पे, तो आप कवर अप करोगे। हाउएवर बोरोइंग इजंट यूजुअली फ्री, बोरो करना फ्री नहीं होता, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जिसको हम बोरोइंग कॉस्ट भी कहते हैं। बोरोइंग कॉस्ट क्या है हमारी, सबसे बेसिक बोरोइंग कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट। अगर आप बोरो कर रहे हो तो इंटरेस्ट के ऊपर सारी, क्योंकि इकोनॉमी की सारी कैलकुलेशन ही इंटरेस्ट बेस्ड हो रही होती है, तो इसलिए so there is a cost of borrowing typically in the form of interest payments. The borrowed loans or overdrafts have to be repaid. जो आपने बोरो किया वो रीपे भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और लोन जो रीपे कर रहे हो फिर इंटरेस्ट भी साथ देना पड़ा है, तो वो भी बड़ी अमाउंट्स होंगी। तो इट्स नॉट सो इजी। आपने बोरो आज तो कर लिया, खर्चे निकाल लिया, अब आने वाले महीनों में आपको थोड़ा बजट जो है ना टाइट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको रीपे भी करना है। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग इन दोनों पैराग्राफ्स में। पहले पैराग्राफ में ये कह रहा है, दूसरे पैराग्राफ में कह रहा है फिर ये इतना आसान भी नहीं होता लोन लेना। उमूमन ज्यादा बड़ा लोन किसको मिलता है, जिसके पास ज्यादा एबिलिटी टू पे बैक भी हो, मतलब एक बहुत वेल्दी बंदा है उसको लोन मिल जाएगा कि उसके पास गाड़ी भी है, घर भी है, वो बेचना नहीं चाह रहा इसलिए लोन ले रहा, तो दे देगा कोई उसको लोन। क्या यार इसके पास पीछे एसेट्स हैं, बैंक क्या करेगा, बैंक गिरवी रख लेगा कुछ ज्यादा, कुछ कोई किसी गाड़ी के कागजात गिरवी रख लिए लोन देने के लिए, ठीक है ना। कुछ दिन पहले ही मैंने वो बहुत पहले एक स्टोरी देखी थी, फिर कुछ दिन पहले भी देखी तो रिवाइज हो गई वो, कि एक इंसान को जो है ना अब कंट्री से जा रहा होता है तो उसको लोन चाहिए होता है, ठीक है ना। वो लोन अप्लाई करता है $5,000 का, तो बैंक कहता है कोलेटरल के तौर पे क्या रखवाता है वो, बहुत महंगी गाड़ी, सही ना, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी रखवाते। तो बैंक वाले भी हंसते हैं कि यार इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी रखवा के सिर्फ इतना सा लोन लेके जा रहे, चला जाता है। खैर उसके बाद आता है विजिट वगैरह करके, इंटरेस्ट वो लोन पे बैक करता है, इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट कुछ बनता है कोई $15-20। तो वो कहते हैं कि यार आप एक बात होता है, इतनी महंगी गाड़ी क्यों रिस्क किया आपने। कह रहे भाई $20 में मुझे इतनी महंगी गाड़ी के लिए पार्किंग 2 हफ्ते के लिए और कहाँ मिलती, बैंक से सिक्योर ज़्यादा, बैंक जितनी सिक्योर पार्किंग। तो यू नो दैट स्टोरी वॉज जस्ट फॉर फन, बट पॉइंट इज कि आपके पास कुछ है अगर, तो ही आप क्रेडिबल हो। कोई एसेट्स हैं या आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी आ रही है, कि इस बंदे की इनकम रोलिंग अच्छी है, या इस बंदे की बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि पीछे इसकी क्या रोलिंग आ रही है, हर महीने इसके पास कितनी इनकम्स आती हैं। तो अगर एक इंसान जिसके पास हर महीने मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए अगर आते हो बैंक अकाउंट में, किसी ना किसी तौर पे वो कहीं जॉब करता होगा, वहाँ से सैलरी वगैरह मिलती होगी, और उसका पर मंथ का खर्चा मिसाल के तौर पर वो तकरीबन 3-1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए उसका हर मंथ बचता है। अब वो लोन लेने जा रहा है तकरीबन फॉर एग्जांपल 50 लाख की लोन लेने जा रहा है, तो बैंक कैलकुलेशन कर लेगा कि यार ये हर महीने इसके पास 1 लाख तो बचता ही है, और ये 50 लाख की जो लोन ले रहा है वो भी इसके मकासद अच्छे बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस चल गया तो वहीं से पे कर देगा। और वो नहीं भी चल पड़ा, ठीक है ना, साइड बिजनेस करने के लिए, जॉब तो करेगा ही, कह रहा है जॉब तो करूंगा और साइड बिजनेस, तो वो चल पड़ा तो लोन पे बैक वैसे ही कर रहा है। नहीं भी चल पड़ा तो इसकी अपनी सैलरीज तो अच्छी है ही ना, या हो सकता है गाड़ी के लिए लोन ले ले, तो पता है बिजनेस बैंक को कि 50 महीने में इसके 50 लाख तो पे बैक कर ही सकता है अगर हर महीने 1 लाख पे करे, ठीक है। एनीवेज, तो क्रेडिबिलिटी इसे कहते हैं कि एक इंसान क्रेडिबल है, पे कर सकता है, जिसके ऊपर यकीन किया जा सकता है। वो कौन होगा, जिसकी वेल्थ ज्यादा हो, जिसका इनकम फ्लो अच्छा हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बोरो करना एक तो फ्री नहीं होता, फिर इतना आसान भी नहीं होता। हर एक इंसान को उसके मुंह के हिसाब से लोन दी जाती है, इन शॉर्ट, ठीक है। और फाइनली कि आप अगर इन केस आप अगर लोन ले रहे हो तो आपको ये कंसीडर करना होता है, जैसा मैंने बताया, कि आप ओवर द टाइम पे करने लायक हो भी कि नहीं, वरना आपकी एक तो आप डिफॉल्टर कहलाओगे, रिकवरी वाले आके कोशिश करेंगे, आपके एसेट्स भी बिकवा सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप पे बैक नहीं कर पा रहे, और फिर आगे कभी लोन की ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो जाती है, सही है। अच्छा, द इन्फ्लुएंसेस अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ मनी पीपल बोरो इंक्लूड, कि लोग कितना अमाउंट बोरो करेंगे वो डिपेंड किस पे करता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि जितना एक्सपेंसिव होगा बोरो करना उतना ही कम बोरो करेंगे लोग, ठीक है। फिर वो इस पर डिपेंड करता है
कि लोन्स अवेलेबल कितने की है तो उतना ही बोरो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गाड़ी खरीदने जा रहे हो और बैंक कहता है कि जो भी गाड़ी खरीदने जाओगे 30% आपको अपनी जेब से देना है। अब बंदे के पास बाय हिमसेल्फ अगर 9 लाख ही रुपए हैं तो जो भी लोन लेने जाएगा उसका 30% उसमें कवर हो रहा है कि नहीं, तो 1 करोड़ की गाड़ी नहीं ले सकता, क्योंकि 1 करोड़ की गाड़ी लेने की लोन लेने के लिए 30% बंदे ने खुद डालना है, जिसके लिए 30 लाख चाहिए, तो वो नहीं, क्योंकि उसके पास है ही 9 लाख। सही है ना। 30 लाख की लोन के लिए अप्लाई करता है, 30 लाख की लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसके पास जो है ना 30 लाख का 70% होता है 21 लाख बैंक से लोन ले लेगा और 9 लाख उसके पास अपने लगाने के, तो अब ये कर सकता है 30 लाख की लोन। फिर आपको अपनी फ्यूचर अर्निंग्स के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है उस हिसाब से बोरोइंग करोगे। तो चला फ्यूचर अर्निंग आपकी यू आर नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो आप फिर जाहिर है ना तो आप करोगे और शायद ना ही बैंक दे आपको, क्योंकि बैंक का भी तो क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट होता है जो देखता है कि यार ये किस तरह के हम लोन दे रहे हैं, इसमें रिस्क कितना एसोसिएटेड है। ठीक है ना। क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट से थ्रू होके फिर फाइनल होता है कि इसके बंदे को लोन डिस्बर्स करते हैं। तो बैंक में काम इस तरह से होता है कि जो मार्केटर्स है ना बैंक को जो बिजनेस ला के देते हैं वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा लोन ले, क्योंकि जब बैंक अपनी लोन सेल करेगा तभी तो बैंक कमाएगा, क्योंकि बैंक जब किसी को लोन देगा तो लोग उस पर इंटरेस्ट देंगे तो बैंक कमाएगा। तो मार्केटर्स कमाने में मदद देते हैं, लेकिन मार्केटर जब कोई केस लेके आते हैं उसकी स्क्रीनिंग कौन करता है, पहले मार्केटर कर लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो ज़्यादा क्रिटिकली इसको एनालाइज करता है वो होता है क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स, जो कि देखते हैं कि क्या इनके जो है ना सारी स्टेटमेंट्स इस तरह की हैं, बैंक स्टेटमेंट के अंदर उस तरह के फाइनेंसेस इनके मौजूद हैं, इनकी वेल्थ स्टेटमेंट देखते हैं, FBR में टैक्स कितना जमा कराया था इन्होंने, पाकिस्तान का फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्चुअली, यस FBR, तो वहाँ पर टैक्स कितना जमा कराया तो वो जस्टिफाई करता है इसकी अर्निंग्स कितनी है। ठीक है। तो सारी चीज़ों के बाद फिर वो जो है ना अप्रूव करते हैं कि ठीक है लोन दे, डिसबर्स कर दो। डिसबर्स करना मतलब लोन देना। अच्छा, सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स डेट। ठीक है। डेट्स को लेकर सोशल एटीट्यूड भी डिपेंड करता है, मतलब किस डेट्स को किस तरह से देखा जाता है, लोन्स को किस तरह से देखा जाता है सोसाइटी में, डेट ऑल्सो मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी मिसाल दें, पाकिस्तान के अंदर जो है इस्लामिक बैंकिंग काफ़ी सक्सेसफुली इसलिए भी जारी की कि इस्लामिक बैंकिंग का थोड़े से जो लोन्स देने के अंदाजे वो डिफरेंट होते हैं, वो जो है ना पार्टनरशिप करते हैं सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, वो थोड़े मुख्तलिफ अंदाज की, या फिर अगर वो जिस चीज़ के लिए लोन ली जा रही है वो चीज़ एक्चुअली आपको सेल ऑफ कर देते हैं। ठीक है ना। लेकिन वो इन टर्म्स के ऊपर सेल ऑफ करते हैं कि वो जब तक आप यूज़ कर रहे हो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो एज ए किराए पे दी हुई आपको, उसके बदले वो रेंट्स ले रहे हैं। ठीक है ना। तो एक उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन की तरह कन्वर्ट करते हैं उसको। तो एक सोशल एटीट्यूड या कल्चरल एटीट्यूड ऐसा है जहाँ पर के लोन्स को अच्छा नहीं समझाता, नहीं लेंगे। इस तरह बंदा अगर किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा है कि कंट्री ओवरऑल स्टेट ऑफ डेट के अंदर है और वक्त के साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोन तब भी नहीं लोगे। ठीक है ना। स्पेकुलेशन के बेस पे कि यार मैं देख रहा हूँ कि लोन अभी ले लूंगा मैं नुकसान में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोन जब मैं लेने जा रहा हूँ तो मुझे ये बोला गया है आपको कितने की लोन मिल रही है, 8% की, सिंपल है ले लो। भाई मुझे 8% क्यों नहीं बोला, मुझे कहा है काइबोर +2। अब काइबोर 6% है और ये अभी मोमेंटरीली 6% है, ये हुकूमत चेंज हुई या हमें कोई है ना फंड आने वाला था नहीं आया, तो ये काइबोर 6% से तजावुज करके 10% पे जाने के चांसेस हैं, तब मेरी लोन मुझे 12% की पड़ेगी और मैं 6 साल की लोन ले रहा हूं, 1 साल बाद ही कह रहे हैं 6 से 8% पे चला 10% चला जाएगा, और उसके बावजूद भी अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो तो फिर दोबारा बढ़ेगा। ठीक है। और अगर ये करते करते 15 या 20% पे चला गया, जैसे पाकिस्तान का अभी 20% है काइबोर, तो 20% पे चला गया तो कहने को उनका तो 2 पर बैंक का, कमर्शियल बैंक का तो 2% प्रॉफिट है इसमें, लेकिन पीछे जो इंटर बैंक ऑफर रेट है 20% + 2%, ये तो मिला के जो है ना 22% कर देगा ना। तो अब जो मुझे 8% ऊपर जो सालाना देने पड़े थे 22% ऊपर देने पड़े, तो करोड़ के ऊपर पूरे साल, अगर करोड़ की लोन पे मुझे पूरे साल में 8 लाख देने पड़े थे, अब करोड़ की लोन पे 22 लाख देने पड़ेंगे मुझे, जो कि तकरीबन 4 साल में जो है ना 88 लाख के बराबर हो जाएंगे 4 साल बाद ही। मैंने 5 साल की लोन लिया तो एक तरह से 5 साल बाद में करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 10 लाख एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सही। सो दिस इज लाइक गोना बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, दैट्स व्हाई यू नो कि हमारी इकोनॉमी उस स्टेट में नहीं है, और फिर तो डिपेंड करता है आपकी फ्यूचर स्पेकुलेशन क्या उसके ऊपर भी कि आप कितना लोन लेते हो नहीं लेते बाहर। ठीक है। तो यह आपका जो है ना एक और हेड कंप्लीट हुआ यूनिट 2 का।